गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैठो आप लोग अपनी जगह पे, बैठो आप। अपनी यूनिट नंबर 4 चल रही थी, है ना? आई होप आपका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। अब अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 चल रही थी हमारी। यूनिट नंबर 4 के अंदर आई थिंक अपन निष्पादन ले चुके थे। निष्पादन के दो प्रकार ले लिए थे, वास्तविक निष्पादन और प्रयासित निष्पादन। यहां तक का टॉपिक हमारा हुआ था आई थिंक। कौन निष्पादन कर सकता है, ये टॉपिक लिया था क्या? बताना बेटा। बिल्कुल नहीं लिया। अच्छा, कौन निष्पादन कर सकता है वो समझने जा रहे हैं। अगर आपका व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध है, अगर आपका व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध है तो निष्पादन सिर्फ और सिर्फ वचनदाता कर सकता है। सही है कि नहीं है बताओ? पेंटर, सिंगर, डांसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, इस तरीके का अगर कोई अनुबंध है तो किसके द्वारा पूरा किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ वचनदाता के द्वारा। क्योंकि अगर वचनदाता की मृत्यु हो गई तो ये अनुबंध हो जाते हैं व्यर्थ। ये कभी भी वैज्ञानिक उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित नहीं होते। तो इसमें देखो 5 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अनुबंध किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है? 5 लोगों के द्वारा। एक तो वचनदाता खुद पूरा कर सकता है। दूसरा, जो काम आप कर सकते हो आपका एजेंट भी कर सकता है, अभिकर्ता द्वारा पूरा किया जा सकता है। कानूनी प्रतिनिधि द्वारा पूरा किया जा सकता है, कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा पूरा किया जा सकता है। कब? जब वो व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध नहीं है। भाई, व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध जो होता है वो उत्तराधिकारियों को कभी हस्तांतरित नहीं होता। तो अगर योग्यता का अनुबंध नहीं है तो फिर वहां पर मृत्यु के बाद में उस कार्य को उसके उत्तराधिकारी पूरा कर सकते हैं। एक पॉइंट आएगा तृतीय पक्षकार द्वारा और एक आएगा संयुक्त वचन दाता द्वारा। ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अभी हम पढ़ेंगे। संयुक्त वचन दाता पढ़ना है हमें धारा 42, 43, 44 और तृतीय पक्षकारों के लिए तो पढ़ेंगे धारा नंबर 41। अभी सिर्फ क्या कवर करा रही हूँ एक बार, ये 3 पॉइंट। क्या लिखा हुआ है देखो, व्यक्तिगत योग्यता या चातुर्य या प्रतिभा के अनुबंध है, कौन पूरा करेगा? सिर्फ और सिर्फ वचनदाता। लिख लेना, मृत्यु के बाद अगर वचनदाता की मृत्यु हो जाती है तो ये अनुबंध कैसे बन जाएंगे? व्यर्थ। व्यक्तिगत योग्यता के अनुबंध कभी भी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित नहीं होते। याद रहेगी चीज बेटा। फिर आया अभिकर्ता द्वारा। अभिकर्ता द्वारा मतलब प्रतिनिधि द्वारा। जो दूसरे का प्रतिनिधित्व करता है उसी को एजेंट कहा जाता है। जो दूसरे का प्रतिनिधित्व करता है उसी को क्या कहा जाता है? एजेंट कहा सकता है। अगर आपका व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध नहीं है तो जो काम आप कर सकते हो आप अपने एजेंट के माध्यम से भी करवा सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या कह रहा है? अभिकर्ता द्वारा। लेकिन अनुबंध जो है वो व्यक्तिगत योग्यता का नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध है तो एजेंट नहीं कर सकता। व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध तो वचनदाता को स्वयं ही पूरा करना पड़ता है, उसकी जगह कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। कानूनी प्रतिनिधि द्वारा। व्यक्तिगत योग्यता का तो अनुबंध जैसे ही वचनदाता की मृत्यु होगी खत्म हो जाएगा, परंतु यदि व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध नहीं है तो मृत्यु के बाद वो कार्य उसके वैधानिक उत्तराधिकारी कर सकते हैं। अगर सामान्य अनुबंध है तो मृत्यु के बाद कार्य को कौन पूरा कर सकता है? वैधानिक उत्तराधिकारी। तीनों पॉइंट क्लियर है क्या ये बताओ? व्यक्तिगत योग्यता के अनुबंध वचनदाता को स्वयं पूरा करने हैं, मृत्यु होने के बाद में क्या हो जाएंगे? व्यर्थ। जो काम आप कर सकते हो आपका एजेंट भी कर सकता है। सामान्य अनुबंध होना चाहिए, व्यक्तिगत योग्यता का नहीं होना चाहिए। मृत्यु के बाद कार्य कर सकता है उत्तराधिकारी, लेकिन अनुबंध कैसा होना चाहिए? सामान्य, व्यक्तिगत योग्यता का नहीं होना चाहिए। तो 3 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए हैं अभी, ये 2 पॉइंट हम अभी लेंगे। एक बार हम आ रहे हैं बुक पे।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। अनुबंध किसके द्वारा पूरा किया जाएगा? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? वचनदाता स्वयं। ठीक है, कैसे? यदि अनुबंध से ऐसा जान पड़े कि पक्षकारों की भावना ऐसी रही थी कि वचनदाता ही स्वयं इस वचन को पूरा करेगा, और ऐसा कब होता है? जब वचन व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध होता है। ठीक है, तो ऐसे वचन का निष्पादन स्वयं वचनदाता द्वारा ही किया जाना चाहिए, ना कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइन ऐड कर लेना, व्यक्तिगत योग्यता के अनुबंध। व्यक्तिगत योग्यता के अनुबंध, उनमें ये भावना होती है कि स्वयं वचनदाता ही कार्य को पूरा करेगा, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब एग्जाम्पल भी देखो, व्यक्तिगत योग्यता वाला डाला है, पेंटर वाला। किसको पूरा करना पड़ेगा? स्वयं वचनदाता को। सेकेंड पॉइंट कहता है कौन पूरा कर सकता है? अभिकर्ता। व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध तो हमेशा सिर्फ किसको पूरा करना है? वचनदाता, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं कर सकता। पर सामान्य अनुबंध है तो जो आप कर सकते हो, आपका प्रतिनिधि भी कर सकता है ना, और उस प्रतिनिधि को ही क्या बोला जाता है? एजेंट। क्या दे रखा है? तो वहाँ वचनदाता स्वयं करे या अपने प्रतिनिधि एक योग्य व्यक्ति के द्वारा भी इसे पूरा करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? प्रतिनिधि। मृत्यु के मामले में अगर अनुबंध व्यक्तिगत चातुर्य, निर्णय या रुचि के अभ्यास वाला अनुबंध है तो ये जैसे ही मृत्यु होगी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। व्यक्तिगत चातुर्य, निर्णय, रुचि के अभ्यास वाले अनुबंध, पक्षकारों के मध्य विशिष्ट व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित अनुबंध कदापि किसी सहायक या वचनदाता के प्रतिनिधि द्वारा पूरे नहीं किए जा सकते। वचनदाता की मृत्यु पर ये क्या हो जाएंगे? समाप्त। लेकिन अगर व्यक्तिगत योग्यता का नहीं है तो मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी भी कर सकता है। क्या लिखा है देखो, लेकिन अन्य मामलों में वचनदाता के मृत्यु की स्थिति में कानूनी प्रतिनिधि द्वारा वचन को पूरा किया जाएगा। सही है कि नहीं? बताओ बेटा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। ये पेंटर वाला एग्जाम्पल आ रहा है, देखो। क्या वैधानिक उत्तराधिकारी पूरा कर सकता है पेंटिंग? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये कार्य हमेशा सिर्फ किसको करने होते हैं? वचनदाता को। तो क्या लिखा हुआ है? कानूनी प्रतिनिधि ये एग्जाम्पल पढ़ना। ए ने बी के लिए निर्दिष्ट दिन तक एक तस्वीर पेंट करने का वचन देता है। उस दिन से पहले ही ए क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। अनुबंध को ए के प्रतिनिधियों द्वारा या बी द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। क्यों? व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध है, कभी भी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित नहीं होता। हाँ, चुकाएगा, लेकिन उस हद तक जिस हद तक पिता की संपत्ति मिली है। उत्तराधिकार में क्या होता है कि पिता की संपत्ति मिली है तो पिता के कर्जे भी चुकाने पड़ते हैं, उस हद तक जिस हद तक संपत्ति मिली है। सपोज करो पिता की संपत्ति मिली 10 लाख की और पिता के कर्जे हैं 15 लाख के, तो आप सिर्फ 10 लाख तक जिम्मेदार हो। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर दिया भी है, देखो एक बार पढ़ना इसको। लेकिन वैधानिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक के उत्तराधिकार में प्राप्त हुई संपत्ति के मूल्य से अधिक नहीं हो सकता। 10 लाख की संपत्ति मिली, 10 लाख तक के कर्जे चुकाने के लिए लायबल हो, उससे ऊपर आपके दायित्व नहीं जाएंगे। एक ये पढ़ रखा है, ये भाई इससे पहले तो बताया था व्यक्तिगत योग्यता वाला जो समाप्त हो जाता है। अब एक सामान्य अनुबंध का एग्जाम्पल है। मृत्यु हो गई तो कौन पूरा कर देगा? उत्तराधिकारी। पढ़ के देख लो एक बार। ए बी को नियत तिथि को 1000 रुपये के भुगतान पर माल की डिलीवरी देने का वचन देता है। ए की मृत्यु हो गई तो ए का कार्य पूरा कर देंगे उसके उत्तराधिकारी, ठीक है, और 1000 रुपये उनको भुगतान कर देंगे दूसरा पक्षकार। मतलब जिसकी मृत्यु हो गई उसका कार्य कौन पूरा कर देगा? उसके उत्तराधिकारी, और दूसरा पक्षकार तो स्वयं ही कर देगा ना। सिंपल से 3 पॉइंट थे, दोबारा सुन लो। व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध है, कौन पूरा करेगा? स्वयं वचनदाता। मृत्यु होने के बाद समाप्त। अगर व्यक्तिगत योग्यता का नहीं है तो आप बाकी पॉइंट्स पे आओगे, अदरवाइज वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। अगर व्यक्तिगत योग्यता का नहीं है तो फिर जो काम आप कर सकते हो आपका प्रतिनिधि एजेंट भी कर सकता है, और मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी भी कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट लेंगे पॉइंट नंबर 4।
स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। अब तो आई थिंक मोनू आ रही होगी, एक बार देखना। कानूनी प्रतिनिधि वाला आई थिंक अभी अभी रिपीट किया है नमन। अगर व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध नहीं है तो मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी पूरा कर देंगे, पर अगर व्यक्तिगत योग्यता का है तो ये वाले अनुबंध कभी भी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित नहीं होते। स्क्रीन आई थिंक मोनू, आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, ठीक है, अब प्रॉपर आ रही है बच्चों को। आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन लेने जा रहे हैं निष्पादन किसके द्वारा? तृतीय पक्षकार द्वारा। तृतीय पक्षकार द्वारा वचन की निष्पत्ति स्वीकार करने के परिणाम। इसको मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 मार्क्स का केस स्टडी टाइप में। एक बार सिर्फ यहाँ की रीडिंग लगाओगे, सिर्फ रीडिंग लगाएंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद समझ में आएगी लैंग्वेज। एक बार सिंपल रीडिंग लगानी है। क्या लिखा हुआ है देखो, यदि वचन ग्रहीता तृतीय पक्षकार से निष्पादन स्वीकार कर लेता है तो वह बाद में वचनदाता के विरुद्ध इसे लागू नहीं करवा सकता। वचनदाता उस हद तक अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा यद्यपि वचनदाता ने ना तो तृतीय पक्षकार को अधिकृत किया था, ना ही उसके कार्यों की पुष्टि की थी। ये इसकी लैंग्वेज है धारा नंबर 41 की। इसके लिए हमें समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा इसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पेज नंबर 39 पे, तृतीय पक्षकार वाला पॉइंट आ रहा है ना, उसमें एक उदाहरण दिया हुआ है। ए ने 10,000 रुपये चुकाने के वचन के साथ कुछ माल बी से प्राप्त किया। मतलब बी ने माल दिया है ए को और बदले में ए को कितने रुपए देने बेटा? 10,000। ए वचन दे रहा है कि वो 10,000 रुपये का भुगतान कर देगा किसको? बी को। ए है तुम्हारा वचनदाता और बी है वचन ग्रहीता, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बाद में ए ने भुगतान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। ए के पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। ए की ओर से सी जो है वो ए का एक जानकार व्यक्ति है, ए की ओर से बी को कितने रुपए दे देता है बेटा? 6,000। लेकिन इस भुगतान की जानकारी अभी तक ए को नहीं है। अब जो बी है वो 10,000 रुपये के लिए ए पर केस फाइल करना चाहता है, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सिर्फ कितने के लिए कर सकता है? 4,000। क्या मैं कह सकती हूँ सी इस एग्जाम्पल में तृतीय पक्षकार है? अब लैंग्वेज याद करने की कोशिश करते हैं, सुनो। अब जैसे ही वचन ग्रहीता यानी बी ने तृतीय पक्षकार सी से 6,000 रुपये निष्पादन स्वीकार कर लिया, उस हद तक वचनदाता यानी ए अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। अब वचन ग्रहीता 10,000 के लिए इस पे केस नहीं कर सकता। सिर्फ कितने के लिए कर सकता है? बैलेंस अमाउंट 4,000 के लिए ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। यद्यपि ए ने ना तो सी को अधिकृत किया था और ना ही उसके कार्यों की पुष्टि की थी। क्यों? ए को तो इस भुगतान की जानकारी ही नहीं है। ए को तो इस भुगतान की जानकारी ही नहीं है, तो ना तो ए ने सी को अधिकृत किया था, ना ही उसके कार्यों की पुष्टि की थी। इजी लैंग्वेज में बताऊं एग्जाम्पल कुछ कैसा रहा होगा, सुनो। ए और बी के बीच में अनुबंध हुआ। ए और बी के बीच में एक अनुबंध था। बी को क्या करना था? माल की सुपुर्दगी, जो इसने क्या किया? कर दी। बदले में ए को क्या करना था? 10,000 रुपये का करना था भुगतान। ए के पास अभी पैसे हैं नहीं। ए गया अपने फ्रेंड सी के पास, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि यार एक अनुबंध कर रखा है मैंने बी के साथ, पैसे मेरे पास है नहीं, 10,000 रुपये के गुड्स मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि क्या पता बी मेरे खिलाफ केस फाइल ना कर दे, क्योंकि अनुबंध क्या है मेरा? टूटने वाला है। इसने सिर्फ अपनी समस्या बताई सी को। सी ने उस समय कुछ भी नहीं कहा, लेकिन क्योंकि ये ए का मित्र था, ए को अपने मित्र को बचाने के लिए उसने एक बार क्या किया? 6,000 रुपये का भुगतान कर दिया। किसको? बी को। क्या? ठीक है, 6,000 रुपये का भुगतान कर दिया। किसको कर दिया? बी को कर दिया। पर इस चीज़ की जानकारी अभी तक ए को नहीं है।
ए ने ना तो सी से कहा था कि तू मेरे लिए भुगतान कर दे, ना ही उसने सी को क्या किया था, अधिकृत किया था, ना ही उसके कार्यों की पुष्टि की थी। परंतु एक बार अगर वचन ग्रहीता यानी कि बी तृतीय पक्षकार यानी कि सी से निष्पादन स्वीकार कर लेता है, यानी कि 6,000 रुपये रख लेता है, तब बाद में वचनदाता के विरुद्ध इसे लागू नहीं करवा सकता। वचनदाता उस हद तक अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। अब 6,000 के लिए ए लायबल नहीं है, यद्यपि ए ने ना तो सी को अधिकृत किया था, ना ही उसके कार्यों की पुष्टि की थी। समझ आई लैंग्वेज कैसे बनाई है? धारा नंबर है तुम्हारी 41। मैं इसे बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवा सकती हूँ, बट मुझे पता है नंबर इस लैंग्वेज के हैं जो हम अभी बात कर रहे हैं। हाँ, सी जो है ए से वसूल कर सकता है, प्रतिफल दिया जा सकता है अजनबी द्वारा, आपने पढ़ा था। अब इसी चीज़ को एक बार लैंग्वेज फॉर्म में देखो अपनी बुक में। अर्ध अनुबंध के अनुसार किया जा सकता है, क्योंकि इसने इसके बिहाफ पे पेमेंट किया है और ये प्राप्त करने का अधिकारी है। क्या लैंग्वेज है देखो, जब एक वचन ग्रहीता तृतीय व्यक्ति से वचन की निष्पत्ति स्वीकार कर लेता है, तो वह बाद में वचनदाता के विरुद्ध उसे प्रवर्तनीय नहीं करा सकता। यह वचन ग्रहीता द्वारा स्वीकृत कर अजनबी द्वारा निष्पत्ति वचनदाता को अपने दायित्वों से क्या कर देगी, विमुक्त कर देगी। यद्यपि वचनदाता ने तृतीय पक्षकार को ना तो अधिकृत किया था, ना ही उसके कार्यों की पुष्टि की थी। समझ आई चीज़ की नहीं आई बताओ बेटा? सेम लैंग्वेज है जो हमने पढ़ी थी, और मैंने इसी को आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाया है। हल में क्या दिया हुआ है, दोबारा पढ़ो इसे। जब एक वचन ग्रहीता तृतीय पक्षकार से वचन का निष्पादन स्वीकार कर लेता है, तो वह बाद में वचनदाता के विरुद्ध मांग नहीं कर सकता। अतः वचन ग्रहीता द्वारा अजनबी व्यक्ति से निष्पत्ति की स्वीकृति वचनदाता को मुक्त करने की ओर ले जाती है, यद्यपि उसने तृतीय पक्षकार की गतिविधि को ना तो अधिकृत किया था, ना ही उसकी पुष्टि की थी। अतः विद्यमान मामले में बी केवल शेष रकम के लिए ही वाद कर सकता है, यानी कि कितने के लिए? 4,000 के लिए ही वाद किया जा सकता है, ना कि संपूर्ण राशि के लिए। धारा नंबर है 41। समझ आई बात की नहीं आई बताओ बेटा? जैसे ही वचन ग्रहीता तृतीय पक्षकार से निष्पत्ति स्वीकार करता है, उस हद तक वचनदाता अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है, यद्यपि ना ही उसने तृतीय पक्षकार के कार्यों को अधिकृत किया था, ना ही उनकी पुष्टि की थी। ये जो लाइनें याद कर रहे हैं ना अपन, ये कितने नंबर की हैं? 3 नंबर की, इसलिए याद करा रही हूँ, ठीक है? और कैसे याद किया है अपन ने? एग्जाम्पल में ही पक्षकार देख लिया अपन ने। वचन ग्रहीता बी ने निष्पादन स्वीकार किया तृतीय पक्षकार सी से, उस हद तक वचनदाता ए दायित्वों से मुक्त, यद्यपि ए ने ना तो सी को अधिकृत किया था, ना ही उसके कार्यों की पुष्टि की थी। आई थिंक याद रहेगा सब बच्चों को। धारा नंबर कौन सी है तुम्हारी? 41, ठीक है? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें देखो पीछे अपनी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो प्रैक्टिकल का, आई थिंक आ रहा होगा ये क्वेश्चन। पेज नंबर कौन सा है तुम्हारा? 47। क्वेश्चन टिक लगा लो। बिल्कुल सेम लैंग्वेज जो तुमने अभी अभी पढ़ी है ना, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है ये, धारा नंबर 41 का। और आप खुद देखो सेम लैंग्वेज आती है जो हमने पढ़ी है, तो ये कर लोगे इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो। धारा 41 इसीलिए मैंने वहाँ क्या बताया आपको, इम्पॉर्टेंट है। धारा 41 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने बोला कौन कौन निष्पादन कर सकता है। पहला पढ़ा वचनदाता कर सकता है, उसका प्रतिनिधि यानी कि एजेंट अभिकर्ता कर सकता है, मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कर सकता है, तृतीय पक्षकार तक पढ़ लिया। क्या बचा? सिर्फ संयुक्त वचनदाता। अब क्या टॉपिक लेने जा रहे हैं? संयुक्त वचनदाता। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्या आएंगे, आपकी केस स्टडी आती है। पहले मैं आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ संयुक्त वचनदाता। 3 धाराओं को कवर करेगा, 42, 43, 44, 42, 43, 44। सबसे पहले एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं। ये टॉपिक मैं आपको एक बार इस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। ए बी सी 3 जनों ने मिल करके डी से
90,000 रुपये उधार लिए। ABC 3 जनों ने मिलकर के डी से कितने रुपए उधार लिए? 90,000। अब देखो क्या हुआ, ABC ने एक वचन पत्र प्रॉमिसरी नोट बना के दिया डी को कि हम वचन देते हैं हम तुम्हें 90,000 का भुगतान कर देंगे। A, B और C संयुक्त वचनदाता हैं। यहाँ तक समझ आया क्या ये बताओ? क्योंकि ये मिल के वचन दे रहे हैं कि हम 90,000 का भुगतान डी को कर देंगे। अब धारा नंबर समझाने जा रही हूँ 42। 3 धाराएं हैं, 42, 43, 44। 42 धारा क्या कहती है कि अपने जीवन काल में संयुक्त रूप से ये वचन को पूरा करेंगे। पहले तो देखो इनके दायित्व कैसे होते हैं। इनके दायित्व होते हैं संयुक्त वचनदाता के संयुक्त एवं पृथक दोनों। संयुक्त एवं पृथक दोनों मतलब मिलके भी जिम्मेदार है और एक अकेला भी जिम्मेदार है। मिलके भी जिम्मेदार है और एक अकेला भी जिम्मेदार है। अब यहाँ पे धारा 42 बात करती है संयुक्त दायित्व के। जीवन काल में इन तीनों को ही संयुक्त रूप से अपने अपने वचन को पूरा करना पड़ेगा। मतलब A ले आए बेटा 30,000, B ले आए 30,000 और C ले आए 30,000, तो ये 90,000 का वचन पूरा हो जाएगा। सही है कि नहीं है बताओ? और इस एग्जाम्पल में सपोज करो A की हो गई मृत्यु। अब अनुबंध को कौन पूरा करेगा? B, C और A के उत्तराधिकारी। A दिवालिया थोड़ी ना हुआ है, संपत्ति मिली है ना, तो A के वैधानिक उत्तराधिकारी कितना कितना लाएंगे? 30,000 रुपीज ईच। B लाएगा 30,000, C लाएगा 30,000 और A के उत्तराधिकारी लाएंगे 30,000 और ये 90,000 का वचन पूरा हो जाएगा। धारा 42 समझ में आई? अब समझा रही हूँ धारा नंबर 43। ये बात करेगा पृथक दायित्व की। पृथक दायित्व का मतलब क्या है? वचन ग्रहीता यानी कि B किसी भी वचनदाता से संपूर्ण राशि की मांग कर सकता है और उसे देने पड़ेंगे, वो मना नहीं कर सकता। बाद में बाकियों से अंशदान की मांग की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल डी ने ए को चुना और क्या कहा कि मुझे 90,000 रुपये वापस करो। अब एक बार तो ए को 90,000 रुपये डी को देने पड़ेंगे, ये मना नहीं कर सकता। बाद में बी और सी से कितने कितने रुपये वसूल कर सकता है? 30,000 रुपये वसूल किए जा सकते हैं। ये है तुम्हारी धारा नंबर 43। पृथक दायित्व भी आते हैं। एक अकेले से भी पूरा अमाउंट मांगा जा सकता है और देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता। बाद में बाकियों से क्या कर सकता है? क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है, अंशदान की मांग की जा सकती है। एक तो बात ये बताई जाएगी यहाँ पे पृथक दायित्व के बारे में कि एक से पूरा पैसा मांगा जा सकता है। दूसरा केस कवर होगा दिवालिया। इस एग्जाम्पल में सपोज करो ए हो गया दिवालिया। अगर ए दिवालिया हो गया, अब अनुबंध को कौन पूरा करेगा? बी और सी कितना कितना लेके आएंगे? 45,000 लाएंगे। क्या मैं कह सकती हूँ हानि में समान अंशदान? हानि में समान अंशदान। भाई ए के दिवालिया होने की वजह से हानि हुई 30,000 की, जो बाकियों में बांट दी गई 15,000। भाई 30,000 तो खुद के लेके आ रहे हैं, 15,000 उस हानि की वजह से लेके आ रहे हैं। टोटल कितना ला रहे हैं? 45,000। तो मैंने बोला हानि में समान अंशदान। एक संयुक्त वचनदाता दिवालिया हो गया तो हानि का वहन अन्य सक्षम संयुक्त वचनदाताओं द्वारा किया जाएगा और हानि में हो जाएगा समान अंशदान। धारा 43 समझ में आई क्या ये बताओ? अब बताने जा रही हूँ धारा नंबर 44। विमुक्ति का प्रभाव। वचन ग्रहीता ने एक वचनदाता को विमुक्त कर दिया तो क्या बाकी भी विमुक्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। और विमुक्ति के बाद भी वह वचनदाता अन्य वचनदाताओं के लिए जिम्मेदार बना रहेगा। कैसे? देखो, डी ने विमुक्त कर दिया ए को, तो क्या बी और सी भी विमुक्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। और अगर मान लो डी ने ए को तो विमुक्त कर दिया बेटा और सी से मांग लिए 90,000। सी से कितने मांग लिए? 90,000। विमुक्ति मतलब माफ कर देना।
रिलीव कर दिया कि मैं तेरे से नहीं मांग रहा। इसने किससे मांगा? बी से। लेकिन 60,000 नहीं मांगे बेटा, कितने मांग लिए पूरे के पूरे? 90,000। अब भाई ए कोई दिवालिया थोड़ी ना है जिसका नुकसान बी और सी भुगते। इनके आपस में भी तो दायित्व है, संयुक्त तथा पृथक दोनों। विमुक्ति के बाद भी ए बी और सी के प्रति जिम्मेदार बना रहेगा। बी इससे 30,000 मांगेगा और इसे 30,000 देने पड़ेंगे। अगर 60 ही मांगता तो बात खत्म हो जाती, लेकिन मांग लिए कितने? 90,000। अब बेटा ए दिवालिया थोड़ी ना जो उसका नुकसान उठाए। समझ आ रही है चीज की नहीं आ रही है? तो या तो विमुक्त कर रहे हो तो अपने लेवल पे करो, 30,000 लो ही मत उसके। लेकिन अगर पूरा मांगोगे तो इनके आपस में भी तो अधिकार है ना, तो ये तो मांगेगा ना बाकियों से। अच्छा दोबारा देखो मैंने क्या बताया आपको। संयुक्त वचन ग्रहीता ने अगर एक संयुक्त वचनदाता को विमुक्त कर दिया तो अन्य वचनदाता विमुक्त नहीं होते। डी ने ए को विमुक्त कर दिया तो बी और सी विमुक्त नहीं होंगे। विमुक्ति के बाद भी ए जो है बी और सी के प्रति जिम्मेदार बना रहेगा। दोबारा देख लो तीना धारा क्या है, 42, 43, 44। 42 धारा बात करती है संयुक्त दायित्व की। क्या कहती है कि जीवन काल में अपने अपने वचन को पूरा करो, और मृत्यु के केस में कौन पूरा करेगा? उत्तराधिकारी सक्षम जो आपके जीवित व्यक्ति हैं वचनदाता, उनके साथ मिल करके अनुबंध को पूरा करेगा। सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है कि भाई पृथक दायित्व। अगर वचन ग्रहीता चाहे तो किसी भी एक से पूरे भुगतान की मांग कर सकता है, उसको करना पड़ेगा, बाद में वह अंशदान की मांग कर सकता है। दिवालिये की स्थिति में वचन को सक्षम संयुक्त वचनदाता पूरा करेंगे, हानि में समान अंशदान। तीसरा हमने बात की धारा नंबर 44, क्या कहती है? विमुक्ति का प्रभाव। वचन ग्रहीता ने एक वचनदाता को विमुक्त कर दिया, अन्य वचनदाता विमुक्त नहीं होंगे। विमुक्ति के बाद भी वह वचनदाता अन्य वचनदाताओं के प्रति जिम्मेदार बना रहेगा। आई थिंक समझ में तीनों आ गए कि नहीं आए बताओ। अब आपको कैसे लैंग्वेज करनी है वो आप देखो एक बार। ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जो हमने अभी अभी पढ़ा। ए बी सी संयुक्त वचनदाता है, 90,000 रुपये का वचन दिया है किसको? डी को। धारा 42 कहते हैं कि भाई ए बी सी कितने कितने लाएंगे? 30,000। ए की मृत्यु हो गई तो कौन पूरा करेगा? ए के उत्तराधिकारी बी और सी, तीनों कितना कितना लाएंगे? 30,000। फिर बोला धारा 43 क्या कहती है? डी ने ए से मांग लिया पूरा पैसा, ठीक है, करना पड़ेगा, बाद में बी और सी से अंशदान की मांग कर सकता है। ए हो गया दिवालिया, बी और सी कितने कितने लाएंगे? 45,000 ईच। धारा 44 कहती है डी ने ए को विमुक्त कर दिया, बी और सी विमुक्त नहीं होंगे। विमुक्ति के बाद भी ए बी और सी के प्रति जिम्मेदार बना रहेगा। अब लैंग्वेज क्या आपको याद करनी है जो आप क्वेश्चन में देख के आओगे वो सुनो, क्योंकि मैंने कहा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 धारा है, 42, 43 और 44। सबसे पहले देखो धारा 42 क्या कहती है? संयुक्त दायित्व की जिम्मेदारी। सभी वचनदाता अपने जीवन काल में संयुक्त रूप से वचन का निष्पादन करेंगे। अपने जीवन काल में संयुक्त रूप से वचन का निष्पादन करेंगे। मृत्यु के केस में कौन पूरा करेगा? वैधानिक उत्तराधिकारी अन्य संयुक्त वचनदाताओं के साथ मिलकर के वचन को पूरा करेंगे। इसके बाद में आ गए अपन किस पे? धारा नंबर 43 जो पृथक दायित्व की बात करती है। किसी भी संयुक्त वचनदाता को वचन पूरा करने के लिए विवश किया जा सकता है। वचन ग्रहीता किसी भी संयुक्त वचनदाता को पूरी राशि के भुगतान के लिए विवश कर सकता है। दिवालिये की स्थिति में सक्षम संयुक्त वचनदाता वचन को पूरा करेंगे, सही है, और हानि में समान अंशदान। हानि में समान अंशदान। फिर आ गई हमारी धारा नंबर 44, क्या कहते हैं? एक संयुक्त वचनदाता की विमुक्ति का परिणाम। अन्य संयुक्त वचनदाता दायित्वों से मुक्त नहीं होंगे। विमुक्ति के बाद भी वह संयुक्त वचनदाता अन्य संयुक्त वचनदाताओं के प्रति जिम्मेदार बना रहेगा। ठीक है, मतलब विमुक्ति का एक ही फायदा है, पूरा पैसा तुमसे नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अगर किसी और से पूरा मांग लिया तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। समझ आ गई चीज़ की नहीं आई बता बेटा? थ्योरी के लिए तो यहाँ से कर लेना चाहे, जितना तुम्हें याद करना है बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है। प्रैक्टिकल मैं इसका तुम्हें अभी कराती हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके अंदर देखो, सेकंड तो डालो होमवर्क में, मैं कराऊंगी तुम्हें थर्ड। संयुक्त वचनदाता का क्वेश्चन नंबर 2 तो डाल लो होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा रही हूँ। थोड़ा सा करेक्शन है, एक बार करेक्शन भी कर लो। सी की जगह क्या होगा? पी।
एक फर्म में 3 साझेदार दिए हुए हैं, कौन कौन? ए, बी और सी। संयुक्त रूप से पी को 1.5 लाख रुपए देने का वचन दिया। प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना आएगा? 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 ईच। सही है। सी दिवालिया हो गया, परंतु उसकी संपत्ति में से उसके दायित्वों का 1/5 भाग प्राप्त हो गया है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 50,000 जो है उसका 1/5 यानी कि 10,000 रुपये तो संपत्ति से मिल गए। आगे क्या बोला? ए को पी द्वारा पूरा भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया है। आपको बताना है कि किस सीमा तक ए बी से अपना धन वसूल कर सकता है। अब देखो, दिवालिया हुआ सी, उसकी वजह से नुकसान कितना हुआ? भाई इसका हिस्सा था 50,000, 10,000 संपत्ति से मिल गया, नुकसान कितना हुआ? 40,000 का। ठीक है, क्लियर है सबको? अब ये 40,000 रुपये में लॉस बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांट दूँ? कितना कितना? 20,000। तो मतलब ए को लाने चाहिए थे 50,000 खुद के, 20,000 उसके लॉस की वजह से, कितना? 70,000। और बी को कितने लाने चाहिए थे? 70,000। ठीक है, लेकिन एक से पूरा का पूरा भुगतान मांग लिया गया। अब वो बी से कितना ले सकता है? 70,000। बी से कितना वसूल कर लेगा? 70,000। समझ आई चीज की नहीं आई? बताओ बेटा क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें। जब एक या एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से वचन देते हैं तो वचन ग्रहीता ऐसे किसी या अथवा एक या अधिक वचनदाताओं को सारा अनुबंध पूरा करने के लिए बाध्य कर सकता है कि तुम्हें पूरा भुगतान करना पड़ेगा। धारा 43 चल रही है। ऐसी दशा में अनुबंध का निष्पादन करने वाले संयुक्त वचनदाता अन्य संयुक्त वचनदाताओं से अंशदान की मांग कर सकते हैं। कौन सी धारा है? 43 लग रही है, देखो 43 धारा। 42 में तो संयुक्त दायित्व थे, 43 में पृथक वाले थे कि एक से भी पूरी राशि की मांग की जा सकती है। यदि एक या अथवा एक से अधिक संयुक्त वचनदाता असफल रहते हैं तो बाकी के संयुक्त वचनदाता इस कारण हुई हानि को बराबर बराबर सहन करेंगे। हानि में समान अंशदान। तो इसकी जो हानि हुई थी 40,000 की, बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांट दी हमने, 20,000। तो 50,000 तो खुद का हिस्सा ला रहे हैं, 20,000 उसकी हानि की वजह से ला रहे हैं। टोटल कितना ला रहे हैं? 70,000। अब इस प्रश्न में ए प्राप्त करने का अधिकारी है, क्या ले सकता है? सी की संपत्ति से मिल जाएंगे 10,000। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कैसे कैलकुलेट किया? 1.5 लाख में इसका हिस्सा 50,000, 1/5 मिल गया इसकी संपत्ति से, यानी 10,000। फिर आगे बोला बी से कितना वसूल कर सकता है? 70,000। 50,000 तो खुद के और 20,000 हानि की वजह से, दिवालिया होने की वजह से। तो टोटल कितना अमाउंट वसूल किया जा सकता है? 70,000। क्लियर है कि नहीं है? बताओ मुझे। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी संयुक्त वचनदाता हों, अमाउंट को पहले डिवाइड कर लेना उनके बीच में। जैसे यहाँ 1.5 लाख था ना, तो हमने डिवाइड कर लिया, प्रत्येक के हिस्से में कितना आ रहा है? 50,000। जो दिवालिया हुआ है उसकी संपत्ति से जितना एडजस्ट हो गया उतना तो ठीक है, उसके अलावा जो भी है वो लॉस है, वो बाकियों में बराबर बटेगा समान अनुपात में। समझ आई चीज की नहीं आई? बताओ बेटा। अब एक बार देखो यहाँ पर प्रोविजन जो दिया हुआ है, संयुक्त वचनदाता हेडिंग दी हुई थी 5th पॉइंट पे, पर मैं आपसे बोल रही हूँ आप यहाँ से मत करना। क्यों? क्योंकि आपके लिए अलग से पूरा क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त वचनदाता व वचन ग्रहीता के दायित्वों का वर्णन कीजिए। तीनों धाराएं 42, 43, 44। आप चाहो तो यहाँ रीडिंग लगा लेना, बाकी मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में PDF में दे रखा है, आप वो भी लिख के आओगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये आपकी बस बुकिश लैंग्वेज है, बस इतना सा ध्यान रखना। इसने धारा 43 पहले दी है, 42 बाद में दी है। 43 पहले एक्सप्लेन करेगा, फिर 42, फिर 44। अपन ने लाइन से ली है कि किस धारा में क्या दिया हुआ है। 42 में संयुक्त दायित्व है, 43 में पृथक दायित्व है, 44 में विमुक्ति का प्रभाव है। क्लियर है क्या सब बच्चों को? बताओ। अब क्या बचा हमारा? वचन ग्रहीता के दायित्व। किसके पढ़े थे अभी? वचनदाता के। अब किसके पढ़ रहे हैं? वचन ग्रहीता के। वचन ग्रहीता कैसे होगा? देखो, ए ने बी, सी और डी 3 बंदों से मिल करके 90,000 रुपये उधार लिए। ए वचनदाता है
और बी, सी और डी कौन हो गए? संयुक्त वचन ग्रहीता। संयुक्त वचन ग्रहीता, इन्होंने मिलके पैसे उधार दिए। इनके दायित्व कैसे होंगे? दायित्व होंगे संयुक्त, जबकि संयुक्त वचनदाता में हमने लिखा था संयुक्त एवं पृथक दोनों, संयुक्त एवं पृथक दोनों, जबकि संयुक्त वचन ग्रहीता के दायित्व कैसे हैं? सिर्फ संयुक्त। मतलब संयुक्त दायित्व है, इसका मतलब क्या है वो सुनो। बी अकेला ए से नहीं कह सकता कि तुम 90,000 वापस करो। सी अकेला ए से नहीं कह सकता कि 90,000 वापस करो। डी अकेला ए से नहीं कह सकता कि तुम 90,000 वापस करो। मतलब वापसी की मांग करना चाहते हो तो तीनों को मिलके करनी पड़ेगी, अकेला नहीं कह सकता। और सपोज करो बी की हो गई मृत्यु, अब कौन मांग कर सकता है कि पैसे वापस करो? सी, डी और बी के उत्तराधिकारी। सी, डी और बी के उत्तराधिकारी, तीनों की मृत्यु हो गई, अब कौन कहेगा पैसे वापस करो? तीनों के उत्तराधिकारी। अकेला नहीं कह सकता यहाँ पे, समझ आई चीज? इसलिए अकेले का भाग यहाँ बेटा माना ही नहीं जाता। संयुक्त वचन ग्रहीता, संयुक्त वचन दाता, इनके अंदर किसी का कोई अकेला भाग नहीं है। अकेला भाग होता तो हम कह देते एक से तो मांग ही नहीं सकते, 90,000 एक अकेले से भी तो मांग पा रहा था, याद करो। तो यहाँ पे इनका कोई भाग नहीं है, इनसे पूरा भी मांगा जा सकता है, इनको देना पड़ता है। वचन ग्रहीता, हाँ एक अकेला नहीं मांग सकता, यहाँ पे सबको मिलके ही मांग करनी पड़ेगी वचन ग्रहीता में, क्योंकि यहाँ पर दायित्व कैसे हैं? सिर्फ और सिर्फ संयुक्त हैं, पृथक नहीं है। ठीक है, अब इसी चीज को आप एक बार यहाँ पे देखो। जॉइंट प्रॉमिसी संयुक्त वचन ग्रहीता। ए ने 90,000 रुपए उधार लिए किससे? बी, सी, डी से। ए ने वचन पत्र बना के दिया बी, सी, डी को कि मैं तुम्हें 90,000 तुम लोगों को वापस कर दूंगा, वचन देता हूँ। बी, सी, डी हो गए तुम्हारे संयुक्त वचन ग्रहीता। दायित्व कैसे है? सिर्फ और सिर्फ संयुक्त। बी, सी, डी संयुक्त रूप से ही ए से 90,000 की मांग कर सकते हैं। और मृत्यु के केस में उत्तराधिकारी, मृत्यु के केस में उत्तराधिकारी। अब यहाँ पर वचन ग्रहीता के बारे में जो लिखा हुआ है वो रीडिंग लगा लो। वचनदाता वाला भी हमने पढ़ ही लिया है, वहाँ से काफ़ी अच्छे से ले चुके हैं। एक बार वचन ग्रहीता पढ़ लेते हैं। जब किसी व्यक्ति ने 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समक्ष स्पष्ट रूप से वचन किया है, तो जब तक अनुबंध से विपरीत भावना का आभास ना मिले, निष्पत्ति मांगने का अधिकार संयुक्त जीवन काल के दौरान उनके तथा उनके बीच बना रहता है। और अगर किसी की मृत्यु हो गई तो मृतक के प्रतिनिधि के साथ अन्य जीवन वचन ग्रहीताओं के द्वारा संयुक्त रूप से और अंतिम जीवित वचन ग्रहीता की मृत्यु हो जाने पर सभी के उत्तराधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से अधिकार बना रहता है। क्या कहना चाह रहे हैं? मांग करना चाहते हो निष्पत्ति की तो संयुक्त रूप से ही की जा सकती है, एक अकेला पूरा भुगतान नहीं मांग सकता। और मृत्यु के केस में उत्तराधिकारी अन्य संयुक्त वचन ग्रहीताओं के साथ मिल करके निष्पत्ति की मांग करेंगे। एग्जाम्पल पढ़ लो। ए, बी, सी ने मिलकर के पैसे उधार दिए। ए, बी, सी हो गए तुम्हारे संयुक्त वचन ग्रहीता। सॉरी, बी और सी ने उधार दिए हैं, है ना। बी तथा सी द्वारा उधार दिए गए 5,000 रुपए के लिए उन दोनों को नियत तिथि को ब्याज सहित रकम वापस करने का संयुक्त रूप से वचन देता है। ए वचन दे रहा है, ए हो गया वचनदाता, और बी और सी क्या हो गए तुम्हारे? वचन ग्रहीता। बी की मृत्यु हो गई, कौन मांग करेगा? सी और बी के उत्तराधिकारी। क्या लिखा है? इस दशा में पैसा मांगने का अधिकार सी के जीवन काल के दौरान सी के साथ बी के वैधानिक प्रतिनिधि के पास संयुक्त रूप से रहेगा, और सी के मर जाने के पश्चात बी और सी के कानूनी अधिकारी संयुक्त रूप से अधिकार को लागू करवा सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गई चीज। उत्तराधिकारी अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर माना जाएगा कि फिर ए अकेला कर सकता है, और साथ में अगर उत्तराधिकारी नहीं होता ना तो प्रॉपर्टी जाती है बेटा गवर्नमेंट को, और एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर, उसके साथ मिलकर के मांग की जाएगी।
दोनों कॉन्सेप्ट समझ आई कि नहीं आई ये बता दो। संयुक्त वचनदाता और संयुक्त वचन ग्रहीता। वचन ग्रहीता तो अपने समझने के लिए, वचनदाता पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, धारा 42, 43 और 44 अच्छे से करके जाना एग्जाम में। कर लोगे बताओ? ठीक है। तो इसके बाद में देखो यहाँ दिया हुआ है वचन के पूरा करने हेतु समय व स्थान के प्रावधान। भाई जो चीज़ नहीं दी है वो क्या लेनी है तुम्हें? उचित लेनी है। जो चीज़ नहीं दी गई है वो क्या लेनी है? उचित। अगर निष्पादन का समय नहीं दिया हुआ है तो निष्पादन कब करना है? उचित समय में। उचित समय तथ्यों व परिस्थितियों का प्रश्न है। अगर मान लो नाशवान वस्तुओं की बात कर रहे हैं, जैसे मिल्क है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय कितना होगा? 2 से 3 दिन। और अगर ड्यूरेबल गुड्स की बात कर रहे हैं तो ये समय 2 से 3 महीने भी हो सकता है। और अगर एक दिन दिया हुआ भी है, जैसे आपको बोला कि आपको निष्पादन करना है 10 मार्च को, तो 10 मार्च को भी कब करोगे? व्यवसाय के सामान्य घंटों में, 10 से 5 के बीच में। अगर रात के 2 बजे फैक्ट्री का गेट खटखटाओगे और बोलोगे भाई तुम्हारा कंसाइनमेंट आ गया ले लो, बंदा क्या बोलेगा? मेरा ऑफिस प्लेस क्लोज हो गया, अगले दिन आना। उसकी नींद डिस्टर्ब होती है कि नहीं होती है बताओ? तो व्यवसाय के सामान्य घंटों में निष्पादन किया जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है देखो, वचन के पूरा करने हेतु समय व स्थान के प्रावधान बताए। यदि वचन के निष्पादन हेतु अनुबंध में कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है, अब निष्पादन किस में करोगे? उचित समय में। उचित समय किसका मामला है? तथ्यों और परिस्थितियों का मामला है। तथ्यों और परिस्थितियों का मामला है। यदि वचन को निर्दिष्ट तिथि को पूरा किया जाना था, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 10 मार्च, लेकिन उसमें घंटे की बात नहीं हुई है, तो कब करोगे? व्यवसाय के सामान्य घंटों के दौरान करोगे। सूर्यास्त के बाद अगर सुपुर्दगी दी, बंदा मना कर सकता है, क्या कह सकता है? माई ऑफिस प्लेस इज क्लोज्ड, कम ऑन द नेक्स्ट डे। कह सकता है कि नहीं कह सकता है बताओ? तो यही बोला है इसने। उदाहरण के लिए यदि माल की सुपुर्दगी सूर्यास्त के पश्चात प्रस्तावित की जाती है तो वचन ग्रहीता सुपुर्दगी लेने से मना कर सकता है, क्योंकि सामान्य व्यापारिक घंटे 10 से 5 के बीच में माने जाते हैं। ठीक है। साथ ही व्यवसाय के सामान्य स्थल पर भी दी जानी चाहिए। और सामान्य स्थल मतलब क्या होता है? निर्माण का स्थान। निर्माण का स्थान। अगर कोई स्थान नहीं दिया तो क्या लेते हैं? उचित स्थान। और उचित स्थान क्या होता है? निर्माण का स्थान, जैसे फैक्ट्री जहाँ पर माल बन रहा है। क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट पॉइंट 3rd नंबर, इसी के बारे में बात करेगा, स्थान के बारे में। अगर वचन को पूरा करने के लिए कोई स्थान तय नहीं किया जाता, वचनदाता का कर्तव्य बनता है कि किससे पूछे? वचन ग्रहीता से, कि भाई एक स्थान बताओ जहां मैं इस अनुबंध को पूरा कर सकूं। वचनदाता का कर्तव्य बन जाता है कि वचन के निष्पादन के लिए उपयुक्त स्थान निश्चित करने की बात वचन ग्रहीता से पूछे। कैसा है ये पॉइंट? कुछ देखो इस तरीके का। मैंने आपसे कहा कि क्या आप मुझे इतना माल इस रेट पर इस डेट तक सप्लाई कर दोगे? आपने बोला यस मैम हम कर देंगे। आपको दोबारा से आवेदन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके बिना कहे अब हम ये काम पूरा कर देंगे। इस केस में क्या हुआ कि पूरा का पूरा दायित्व वचनदाता यानी आपने अपने ऊपर ले लिया। स्थान तय नहीं है तो आप क्या करोगे? मुझसे फ़ोन करोगे, मुझसे पूछोगे कि मैम ये सुपुर्दगी देनी कहाँ है? किसका दायित्व है? वचनदाता का। वचन ग्रहीता कौन है यहाँ पर जो पैसे दे रहा है? वचनदाता वो है जो वचन कर रहा है, दे रहा है कि भाई मैं माल की सुपुर्दगी दे दूंगा। ठीक है। वचन ग्रहीता जहां बोलता है वहां पर माल की सुपुर्दगी देनी होती है। क्यों? वो पैसे दे रहा है, उसकी डिजायर चलती है। जैसे मैंने कहा मुझे माल चाहिए विद्याधर नगर में, तो आप विद्याधर नगर में ही सुपुर्दगी दोगे। और मैंने कहा मुझे चाहिए कहाँ पर? राजा पार्क में, तो राजा पार्क में दोगे। ठीक है। इच्छा किसकी चलेगी? मेरी चलेगी, वचन ग्रहीता की। क्यों? वो पैसे दे रहा है। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ? हमने अभी सिर्फ कवर किए हैं शुरू के 3 पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने तुम्हें बताया, समय नहीं दिया तो क्या ले लो? उचित समय। किसका प्रश्न है? तथ्यों व परिस्थितियों का प्रश्न है, याद रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला? अगर निश्चित दिन को करना है निष्पादन, परंतु निष्पादन के घंटे नहीं दिए हुए, तो क्या ले लो? व्यवसाय के सामान्य घंटे। सूर्यास्त के बाद है तो आप मना कर सकते हो कि भाई मेरा ऑफिस प्लेस तो बंद हो गया। तीसरा, अगर निष्पादन का स्थान निश्चित नहीं है,
तो वचनदाता का कर्तव्य बनता है वचन ग्रहीता से पूछे कि एक उचित स्थान बताओ जहाँ पर मैं इस अनुबंध को पूरा कर सकूँ। शुरू के 3 पॉइंट समझ में आ गए क्या, ये बताओ? आगे मैं कराऊंगी इसको कल। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि एक बार इसको रिवाइज करना ज़रूरी है जो हमने अभी अभी आज पढ़ा है। हमने कहाँ से स्टार्टिंग की थी बेटा? हमने किया था तृतीय पक्षकार द्वारा वचन का निष्पादन, धारा नंबर 41 पढ़ाई। जैसे ही वचन ग्रहीता बी ने तृतीय पक्षकार सी से निष्पादन स्वीकार किया, उस हद तक वचनदाता यानी ए अपने दायित्वों से मुक्त हो गया, जबकि वचनदाता ने तृतीय पक्षकार को ना तो अधिकृत किया था ना ही उसके कार्यों की पुष्टि की थी। धारा नंबर 41 इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। फिर 3 धाराएं इंपॉर्टेंट है, 42, 43, 44। 42 में संयुक्त वचनदाता के संयुक्त दायित्वों की बात चल रही है। जीवन काल में संयुक्त वचनदाता अपने अपने कार्यों का पूरा करेंगे और मृत्यु के केस में वैधानिक उत्तराधिकारी अन्य संयुक्त जीवित वचनदाताओं के साथ मिलकर के इस वचन को पूरा करेंगे। धारा नंबर 43 किसी भी वचनदाता को वचन ग्रहीता द्वारा विवश किया जा सकता है संपूर्ण वचन को पूरा करने के लिए। उसे करना पड़ेगा, बाद में बाकी संयुक्त वचनदाताओं से अंशदान की मांग कर सकता है। दिवालिये के केस में जो सक्षम संयुक्त वचनदाता है वो वचन को पूरा करेंगे, हानि में समान अंशदान। यही पढ़ा था। धारा नंबर 44 विमुक्ति का प्रभाव। वचन ग्रहीता ने एक वचनदाता को विमुक्त कर दिया तो अन्य संयुक्त वचनदाता विमुक्त नहीं होते। विमुक्ति के बाद भी वह अन्य वचनदाताओं के प्रति जिम्मेदार बना रहेगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें तो सबसे पहले बात की हमने जीवन काल के अंदर ए बी सी 33,000 लाएंगे, मृत्यु हो गया तो उनके उत्तराधिकारी लाएंगे। ठीक है। 43 में कहा गया डी ने ए से मांग लिए 90,000, एक बार तो देने पड़ेंगे, बाद में बी और सी से 30,000 वसूल कर सकता है। दिवालिये के केस में बी और सी 45,000 लाएंगे, हानि में समान अंशदान। 44 में हमने कहा डी ने ए से मांग लिए, डी ने ए को कर दिया विमुक्त, बी और सी विमुक्त नहीं होंगे, लेकिन अगर उसने बी से 90,000 मांग लिए तो बी तो ए से लेगा। सही है कि नहीं है बताओ? ये पढ़ लिए हमने संयुक्त वचन दाता। संयुक्त वचन ग्रहीता क्या कहता है? दायित्व है सिर्फ संयुक्त। निष्पत्ति की मांग इनके द्वारा मिलकर ही की जा सकती है, एक अकेला नहीं कर सकता। 44 विमुक्ति का प्रभाव 44 में दिया हुआ है। ठीक है। फिर इसके बाद में हमने समय और स्थान के कुछ नियम पढ़े हैं, तो आज यहाँ तक का मैटर करो, आगे अपन कल करेंगे। 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर अभी जो आज हमने कवर किए हैं। इंद्रजीत आई थिंक तेरे साथ बेटा सिर्फ इशू आ रहा है, तो एक बार टेक्निकल स्टाफ से बात करके देख। टेस्ट नहीं हुआ क्या? टेस्ट तो हुआ था, आपने नहीं दिया। टेस्ट की टाइमिंग 8 बजे से थी आई थिंक, है ना? 8 से 9, 9:30, 1.5 घंटे का था बेटा। टेक्निकल स्टाफ से एक बार इंद्रजीत कोऑर्डिनेट करके देखो, और किसी को इशू नहीं आ रहा है एक्चुअली। अगर और किसी को इशू आ रहा होता ना तो यहाँ पता चलता, या तो आपके नेटवर्क में इशू है। एक बार बात करके देखो, जो भी नंबर है आपके पास यहाँ का उस पर कॉल करके देखो, वो आपका इशू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है बताओ बेटा। भावना, अर्पिता, अंकित। वचनदाता मर जाए तो आई थिंक श्वेता ये आपका क्लियर हो गया होगा। उत्तराधिकारी कार्य करेंगे। टेस्ट का पेपर कहाँ मिलेगा वो भी आपको यहीं से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जो आपके पास एमसीसी का नंबर है उस पर कॉल करके पता करो आप, है ना? ठीक है। तो चलो फिर अपन एंड करते हैं क्लास।